ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम क्या है, एरर्स एंड डीबगिंग। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले हम समझेंगे किस किस टाइप की एरर होती हैं, हम किस किस टाइप की एरर को एनकाउंटर कर सकते हैं, और अगर वो एरर आ रही है, हमको लग रहा है कि मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, या मेरा कोड कहीं बार बार क्रैश कर रहा है, सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेन सर यूट्यूब कोर्स में यही दिक्कत है, आप अपने सिस्टम पर चलाते हो तो चल जाता है, जब मैं लोकल अपने सिस्टम पर चला रहा हूँ तो नहीं चल रहा है, मेरा जो एरर आ रहा है वो कैसे रिजॉल्व होगा। तो देखिए इस चैप्टर में जो हम टूल्स डिस्कस करेंगे, जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, अगर उनको आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे, ठीक से यूज़ करेंगे, तो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बग्स, एरर्स आप क्या कर पाएंगे, अपने लेवल पर रिजॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बहुत जल्दी शुरू करते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप की एरर्स होती हैं, है ना। देखिए बात करना एक चीज़ है, पर एक्चुअल समझ कब आता है, जब हम इन एरर्स के टाइप देखेंगे, इनको अपने आईडी में चलाकर देखेंगे, वीएस कोड में चलाकर देखेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के एरर हैं। देखिए एक नॉर्मल हो सकता है सिंटैक्स एरर, एक होता है मेरा लॉजिकल एरर, और एक होता है रन टाइम एरर। इनका मतलब क्या क्या है। सिंटैक्स एरर का क्या मतलब है, जो एकदम सिंपल एरर है, यानी मान लीजिए जो हमारी, अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूं, तो आपने अगर ग्रामर में कोई मिस्टेक कर दिया, यानी यहाँ पर मैंने क्या, कोड के स्ट्रक्चर में अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से या तो कोड मेरा कंपाइल ही नहीं हो पा रहा है या रन नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। जैसे कि देखिए सेमीकोलन मिसिंग हर जगह जावास्क्रिप्ट में माना नहीं जाता सिंटैक्स एरर, बहुत जगह नोड उसको चला देता है, बट आपने मान लीजिए ब्रैकेट कोई मिस कर दिया है, गड़बड़ लिख दिया है, ये सब क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। लॉजिकल एरर की बात करें तो ये क्या होगा, द कोड रन्स बट द इट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट्स ड्यू टू फॉल्टी लॉजिक, यानी मेरा कोड तो सब रन हो रहा है, बट मैंने जो लॉजिक फॉर्मूला लगाया वही गलत लगा दिया, है ना। मान लीजिए ट्राइंगल का एरिया निकालना था, हाफ बेसिकली बेस हाइट नहीं लगाया, या बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट गलत आ रहा है, स्क्वायर की जगह कहीं क्यूब निकाल दिया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपने लॉजिक में गड़बड़ कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा है। देखिए वो भी एरर ही माना जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो तो नहीं आया। सिमिलरली एक होती है रन टाइम एरर। ये क्या है, एन एरर दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग ऑफन ड्यू टू इनवैलिड ऑपरेशंस। यहाँ मैं कुछ इस तरह के इनवैलिड ऑपरेशंस कर रहा हूँ, जो अभी आगे चल के हम देखेंगे किस टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट ने कहा यार आप बहुत ही कुछ गलत कर रहे हो, जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है बोल रहा भैया ये नहीं चल पाएगा, वो क्रैश करके चला गया, बोला कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके कोड। तो अभी हम इन सबके एग्जांपल्स देखते हैं। थ्योरी से ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आता है, तब हमको बेटर थोड़ा सा समझ आएगा। देखिए सिंटेक्स एरर तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, सिंटेक्स एरर्स को हमको चलाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है, मान लीजिए मैं कंसोल लॉग लिखने की कोशिश कर रहा था, मैंने कंसोल लॉग लिखते लिखते क्या किया, बाद में जो मुझे ब्रैकेट और सेमीकोलन लगाना था, देखिए सेमीकोलन तो फिर भी ऑप्शन है, बट ब्रैकेट भी नहीं लगाया। तो अगर आप ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे तो आपका आईडी आपको बोलने लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, और आपका कोड रन नहीं कर पाएगा, है ना। इनको साथ साथ मान लीजिए एक बार आईडी पर भी चलाकर देख लेते हैं, लगाकर देख लेते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। ट्रस्ट बट वेरीफाई, मैं बोल ही रहा हूँ या ऐसा होता भी है। तो पहले एक नया चैप्टर बना लेते हैं, चैप्टर 8, है ना। नाम एग्जैक्ट क्या देंगे, एरर्स एंड डीबगिंग। ठीक है, कि हमारे एरर्स क्या क्या हैं और डीबगिंग हमको कैसे करनी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए एक तो हमको हमको इनिट करना चाहिए आइडियली, तो हम क्या करते हैं, व्यू में जाकर टर्मिनल को खोल लेते हैं। टर्मिनल कहाँ पर है मेरा, ये टर्मिनल है, पुराने वाला सर्वर अभी भी चला हुआ है, इसको हम किल कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर। हमको 8 के अंदर आना है, हमको चैप्टर नंबर 8 के अंदर आना है। इसके अंदर हम करेंगे npm init। अभी पूछेगा नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम हम रख देते हैं एरर्स एंड डिबगिंग वर्जन 1। डिस्क्रिप्शन नहीं देते, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस नहीं है, ऐप डॉट जेएस होने वाला है जो हम अभी बनाएंगे, है ना। टेस्ट कमांड, गेट रेपो, कीवर्ड्स, ऑथर कुछ नहीं देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं ओके यस। तो देखिए क्या करेगा, मेरा पैकेज डॉट जेसन फाइल इसने बना दिया। मैं अपने 7 से उठाकर यहाँ ऐप डॉट जेएस जो था मेरा वो भी ले आता हूँ, ऐप डॉट जेएस भी मैंने लगा लिया। अब देखिए एक तरह से मैं कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट मेरे पास आई तो अब मेरा जो मन करे मैं वो करूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँ ही ना, तो मैं क्या करता हूँ, अपना सारा कोड जो टेस्ट वाला मुझे कोड लिखना है वो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया पैकेज बना लेते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम मैं मान लीजिए रख लेता हूँ सिंटेक्स डॉट जेएस। मैं देखिए पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम साथ साथ। यहाँ क्या करेंगे, सिंटेक्स डॉट जेएस के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंटेक्स डॉट जेएस के अंदर एक फंक्शन लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट टेस्टिंग सिंटैक्स, है ना, इज इक्वल टू नॉर्मल बिल्कुल एम्प्टी एक फंक्शन लिख लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट, सॉरी, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू टेस्टिंग सिंटैक्स। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमने टेस्टिंग सिंटैक्स लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग सिंटैक्स मेरा हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं कहाँ पर,
ऐप डॉट जेएस में, तो मैं कर लेता हूँ रिक्वायर डॉट स्लैश, कहाँ से लेना है, सिंटैक्स से लेना है, नाम क्या रख लीजिए, सिंटैक्स ही रख लीजिए, और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कॉल कर देते हैं, नाम हमने वहाँ जो दिया था वही दे देते हैं, टेस्टिंग सिंटैक्स, है ना, और यहाँ पर इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, वही टेस्टिंग सिंटैक्स यहाँ पर कॉल हो जाना चाहिए, और कुछ नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट को लॉग कर दें, रिक्वेस्ट में भी क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल लॉग कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लॉग ना आए, और रिक्वेस्ट डॉट मेथड लॉग कर देते हैं, बस ये दो चीज़ें लॉग कर दो, टेस्टिंग सिंटैक्स को कॉल कर दो। यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, पूरा वायरिंग चेक करने के लिए कंसोल लॉग लगा देते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आई एम इनसाइड टेस्टिंग सिंटैक्स। देखिए एक्चुअली मैंने जितना भी अभी ये सब लिखा है इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, है ना, मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने सिंटैक्स टेस्ट करना शुरू नहीं किया, मैं तो आपको प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह ही सिखा रहा हूँ। 8 के अंदर आगे npm इंस्टॉल भी कर लेते हैं, npm इंस्टॉल नोड मॉन, अब वो सेव डेव आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हम टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, छोड़ देते हैं, क्या होगा एज ए नॉर्मल डिपेंडेंसी वो ऐड हो जाएगा, कोई आफत नहीं आने वाली। ये हो गया मेरा npm इंस्टॉल भी हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा कमांड भी चेंज करना था, यहाँ आकर एक स्टार्ट कमांड ऐड कर देते हैं, जो हम सबको प्रीच कर रहे हैं कि ये सही प्रैक्टिस है, हमको करना भी चाहिए, है ना, नोडमॉन, उसके बाद क्या करना है हमको, ऐप डॉट जेएस, ठीक है, ये सारा काम हमने कर लिया। अब npm स्टार्ट करके देखते हैं सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। देखिए npm स्टार्ट मेरा हो गया, ये बोल रहा है सर्वर 3002 पे हमने स्टार्ट कर दिया, हमने पोर्ट नंबर चेंज कर दिया था 3002 पर इसको खोल लेते हैं। देखिए कॉल हुआ, मेरा स्लैश गेट भी आ गया, आई मा इनसाइड टेस्टिंग सिंटैक्स आ गया, शायद हमने गलत लिख दिया वहां पर, आई एम की जगह क्या लिख दिया, आई मा लिख दिया है, तो आई एम इनसाइड टेस्टिंग सिंटैक्स। अब देखिए जैसे ही मैंने ये चेंज किया, ये बोल रहा है सर्वर रीस्टार्ट हो गया है, रीस्टार्ट हो गया, दोबारा मैं चलाकर देख लेता हूँ, किल करता हूँ, दोबारा चलाकर देख लेता हूँ, देखिए इस बार टेक्स्ट जो है करेक्ट आ गया, आई एम इनसाइड टेस्टिंग सिंटैक्स आ गया, है ना, तो मेरा नोडमॉन भी ठीक से चल रहा है। अब हमको जो देखना था वहां पर आ जाते हैं, हम तो भाई सिंटैक्स एरर्स देखने के लिए आए थे। तो अगर मैं कंसोल लॉग, देखिए मैंने किया ही हुआ है, इसका अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने ब्रैकेट हटाया और उसने सर्वर रीस्टार्ट करने की कोशिश की, इसने क्या बोल दिया, यहाँ पर देखिए सर्वर क्रैश कर गया है, कह रहा है नोडमोन ऐप इज क्रैश्ड वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। अब जब तक फाइल चेंजेस नहीं होते तब तक मैं दोबारा स्टार्ट नहीं करूंगा। दिक्कत क्या है, सिंटेक्स एरर आपका आया है, मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, यानी यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगाना जरूरी। तो अगर ऐसी कोई भी गलती होगी जो सिंटेक्स एरर है, तो आपका कोड जो है वो वहीं पर रुक जाने वाला है, वहीं पर पॉज हो जाने वाला है। और कौन कौन सी एरर्स यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग डिफाइन किया बट स्ट्रिंग का ब्रैकेट नहीं लगाया। यहाँ पर अब क्या करना चाहिए था, ये डबल कोट से स्ट्रिंग को क्लोज करना चाहिए था, ये नहीं किया। लेट न्यू इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एक बार खुद खुद सोचते रहिएगा साथ में कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए न्यू एक कीवर्ड है, न्यू नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमने यहाँ डिक्लेयर करने की कोशिश की, ये भी नहीं चलेगा। लास्ट क्या है, कांस्टेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की बट उसकी वैल्यू नहीं दी। आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हुए इसका मतलब उसको बोल रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, उसको दोबारा चेंज मत होने देना, बट आपने दी भी नहीं वैल्यू, तो इस बात का क्या मतलब हुआ। तो ये सब किस चीज के एग्जांपल्स हैं, ये सब हमारे सिंटेक्स एरर्स के एग्जांपल हैं कि भाई ये अगर आपने गलती कर दी तो जनरली बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। सिंटेक्स एरर्स ये बोला जाता है, जैसे बोलते हैं सबसे सस्ते एरर्स यही होते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले पकड़े जाते हैं, आपका सर्वर स्टार्ट होते ही पकड़े जाते हैं। दिक्कत उन एरर्स को पकड़ने में होती है जो मिलते भी नहीं है। यहाँ तो जो मेरा लाइन नंबर वगैरह है, अगर आप थोड़ा सा मैसेज पढ़ने की आदत डालें तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब इसने मुझे एरर दिया है, लोग लाल देखते ही बस छोड़ देते हैं, है ना, सर समझ नहीं आ रहा, सर हो नहीं रहा, भाई देख लो सब कुछ वो आपको बता रहा है। वहीं पर क्या बताया इसने, आपको लाइन भी बता दी जहां इसको लग रहा है कि एरर है ना, साथ साथ आपको लाइन नंबर भी बता रहा है, आपको देखना है आपकी लाइन नंबर यहाँ पर कौन सा। देखिए ये तो सब इंटरनल 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 है, सिर्फ ये मेरी फाइल लग रही है मुझे यूजर प्रशांत जैन वर्कस्पेस। इसमें क्या बोल रहा है, ऐप डॉट जेएस में लाइन नंबर 2 पर है, आप ऐप डॉट जेएस में आइए, लाइन नंबर 2 पर देखिए आपको मिल जाएगा क्या आपने गड़बड़ किया। तो एग्जैक्ट लाइन नंबर भी बता रहा है, वो लाइन आपको लिखकर भी बता रहा है, एरर क्या है वो भी बता रहा है ना, आपकी एरर क्या है सारी चीजें बता रही है, भाई सिंटेक्स एरर है, मिसिंग ब्रैकेट है। तो ये सब चीजें अगर आप एक बार देखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम, है ना, आजकल रील चलाने का टाइम हो गया ना, तो पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा पेशेंस लगा कर खुद देखना है ना। मैंने देखा, मैं बच्चों को कोई प्रॉब्लम देता हूँ कि अच्छा आप ये प्रोजेक्ट कर लीजिए, कोई काम है, उनको बता दिया इस तरह से करना है, 30 सेकंड बाद मेरे पास मैसेज आ गया, सर नहीं हो पा रहा, सर आप हेल्प कर दीजिए, सर ये एरर आ रही है, यानी अपने आप ट्राई करने का मन ही नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पूरा चैप्टर इसीलिए है कि अपने आप ट्राई करेंगे, है ना, योगा की तरह, जैसे बाबा रामदेव बोलता है ना, मैं भी बोलता हूँ, और एक्सरसाइज में करने की विद्या है, तो ये पूरा जो एरर फाइंडिंग है करने की विद्या है। आपको समझना चाहिए कि मैं किस तरह से अपनी एरर्स खुद से रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये तो हुई हमारी सिंटेक्स एरर्स। सिंटेक्स एरर्स के बाद क्या आती है, सिंटेक्स एरर्स के बाद आती है रन टाइम एरर्स, है ना। रन टाइम एरर पहले समझ लेते हैं, थोड़ी सी सस्ती है, लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल है पकड़ना। रन टाइम एरर क्या है, रन टाइम एरर हमने बोला, रन टाइम एरर होता है कि भाई
आपने कोई ऐसी गलती की जो सिंटैक्स की तो गलती नहीं है बट उसके बाद भी गलती है, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो फॉल्टी है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए सिंटैक्स तो ऐसा है कि मैं आपको कुछ ऐसी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्यूटर को कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो उसको समझ ही नहीं आ रहा है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ चिंक पिलाका, है ना, जैसे बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं ना वो जंगली वगैरह बोलने वाले, वो हमने बाहुबली देखी थी उसमें भी वो कुछ कुछ बोलते थे। तो वो क्या बोल रहा है? वो कुछ बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। तो कंप्यूटर सिंटैक्स एरर तो उसने तभी बोल दिया भाई आप क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, आप देख लीजिए, है ना। रन टाइम एरर ये है कि आप जो उसको करने के लिए बोल रहे हो ना बहुत खराब है। जैसे मैं आपको बोलूँ चल भाई छत पर चलते हैं और छत पर जाकर आपको बोलूँ कि एक काम कर नीचे कूद जा, तो आप बोलोगे भाई क्या आदमी है, क्या बोल रहा है, क्या मैंने जो बोला वो गलत है, क्या मैंने जो इंग्लिश यूज की वो गलत है, जो भाषा यूज की वो गलत है? नहीं, भाषा तो गलत नहीं है, तो फिर गलत क्या भाई? आप जो बोल रहे हो करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है, मैंने कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रन टाइम एरर उसी टाइप की चीजें, जैसे कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया कंसोल लॉग एक्स, है ना, एक्स मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है, ये बोलेगा भाई ये रेफरेंस एरर है, एक्स है क्या मुझे बताया तो है नहीं आपने, है ना। तो ये उस समय नहीं पकड़ा जाएगा कंपाइल टाइम पर, जब कोड रन हो रहा होगा तब पकड़ा जाएगा, और तब क्या होगा, सर्वर आपका क्रैश कर जाएगा। तो इसका भी हम एग्जांपल्स एक दो चलाकर देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ आए, है ना, और हम टेस्ट भी कर लेंगे सर सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर एक पैकेज और बना लेते हैं, साथ साथ पुरानी प्रैक्टिस भी हमारी हो रही है ना। एक सेकंड, मैंने बना लिया चैप्टर नंबर 7 के अंदर, 7 को आप बंद कर दें, हमको बनाना है 8 के अंदर। क्या बनाएंगे नया पैकेज? हम देख रहे हैं इस समय रन टाइम, है ना। सिंटैक्स पहला बनाया था, इस बार बना लिया रन टाइम। सेम चीज, इतनी हमको आदत हो जानी चाहिए क्या, ये बार बार करने की। रन टाइम बनाना है, एम्प्टी फंक्शन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू रन टाइम, है ना। और रन टाइम को क्या करते हैं, वहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं जाकर, जैसा सिंटैक्स लिखा है ऐसे ही रन टाइम लिख देते हैं, और रन टाइम को यहाँ पर चला लेते हैं, है ना। जहाँ टेस्टिंग सिंटैक्स लिखा था यहाँ रन टाइम लगा देंगे, और रन टाइम इस तरह से चल जाएगा। टेस्टिंग वाले को मान लीजिए फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, वैसे भी तो हमने वहाँ से एरर हटा दी है, बट अगर वहाँ कोई सिंटैक्स एरर है तो वो हमको ना बॉदर करे, रन टाइम पर हम आ जाए। देखिए इतने सारे मैंने चेंजेस किए कि कितनी बार सर्वर को बार बार रीस्टार्ट कर चुका। अभी आप चाहें तो ऑटो ऑफ बंद भी कर सकते हैं, बहुत बार जब आपने इस टाइप की चीज लगाई हुई हो, अगर आप ऑटो सेव में कहने की बात कर रहा हूँ, ऑटो सेव आप बंद कर सकते हैं कि जब मैं सेव करूँ तभी ये रीस्टार्ट हो, बट एनीवे इट डजंट मैटर। अभी सर्वर जो स्टार्ट हो गया 302 पर, एक बार फिर से चलाकर देख लेते हैं। मैंने बंद किया, चलाया, तो देखिए गेट तो चल गया, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि रन टाइम के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। अभी एक बार करके देख लेते हैं, जो हमने बोला था कंसोल डॉट लॉग एक्स, है ना, कि एक्स लॉग कर दो। देखिए क्या होगा, एक्स इसने लॉग करने की कोशिश की, आ गया रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि भाई एक्स आपने डिफाइन ही नहीं किया तो मैं लॉग क्या करूं। तो ये है मेरी रन टाइम एरर। और क्या है, देखिए मैंने नम इक्वल टू 10 एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद नम को एज अ फंक्शन कॉल कर लिया, है ना। क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेट लगा दीजिए, कौन सा लगा लीजिए, कुछ भी, लेट नम इज इक्वल टू 98। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ नहीं, नम को जरा फंक्शन की तरह कॉल कर दो। तो क्या होगा, देखिए नीचे जब ये इसको चलाने की कोशिश करेगा, जैसे ही मेरा ब्राउजर इसको कॉल देगा, क्या होगा, फिर से क्रैश हो गया, बोल रहा है नम इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या है, ये जो आपने बोला उसमें गड़बड़ नहीं है, ये फंक्शन कॉल करने के सिंटेक्स में भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के सिंटेक्स में भी कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये है कि आप वेरिएबल को फंक्शन बनाकर कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, जो उसको तभी बाद में समझ आएगा जब वो रन कर रहा होगा, है ना। तो इस टाइप की जो भी एरर्स हैं, रन टाइम एरर्स हैं। एक रन टाइम एरर का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा, जो हम आपने देखा होगा, जहां हम रेस्पॉन्स डॉट एंड करने के बाद भी रेस्पॉन्स में कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, वो भी क्या था, वो भी एक रन टाइम एरर थी। वो बोल रहा भैया रिस्पॉन्स तो जा चुका, आप मुझे रिस्पॉन्स डॉट एंड बोल चुके हो, उसके बाद रिस्पॉन्स में फिर से मुझे बोल रहे हो कि हेडर ऐड कर दे, डॉट राइट कर दे, तो ये सब नहीं हो सकता। तो ये भी किस टाइप के एग्जांपल्स हैं, रन टाइम एरर के आपके एग्जांपल्स हैं। और हमने यहाँ पर आपके नोट्स में क्या क्या एग्जांपल दिए आप देख सकते हैं। जेसन स्ट्रिंग देखिए क्या किया, इनवैलिड जेसन स्ट्रिंग दे दी, है ना। उसको पार्स करने के लिए जो स्ट्रिंग दी वो इनवैलिड दे दी, विद सिंगल कोट्स दे दी। क्या होना चाहिए जेसन में, हमेशा डबल कोट्स होना चाहिए, तो ये भी खराब हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या किया, हम मान लीजिए फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने राइट फाइल सिंक देखा था, राइट फाइल देखा था, ऐसे इसी तरह क्या होता है, रीड फाइल सिंक और रीड फाइल भी होता है। तो वहां पर हमको क्या दिख रहा है कि भाई रीड फाइल सिंक और रीड फाइल में हमने जो फाइल रीड करने की कोशिश की वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमको बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड, आपकी एरर हो गई है। तो इस टाइप की जो भी एरर्स हैं, जो ये सबसे ज्यादा कॉमन जो एरर्स होती हैं वो सब आपकी रन टाइम एरर्स होती है। और लास्ट हमारी कौन सी है, लास्ट हमारी है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इनको पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ आपको अपने आप अब ट्राई करते रहना है। देखिए पहली एरर है ना, हमने हालांकि यहाँ कमेंट में लिख दिया है कि बाद में आपको समझ आ जाए, बट अगर आप खुद से देखने की कोशिश करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, x इक्वल टू 5, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर x 10 हो तभी ये प्रिंट हो, है ना। तो तब तो ये प्रिंट होना नहीं चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। क्या चेक कर लेते हैं, अब एक लॉजिकल वाला भी हम बना लेते हैं। तो जहां हमने रन टाइम बनाया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको रीनेम करके कर देता हूँ क्या, लॉजिकल। लॉजिकल में आ जाते हैं,
वापस आ जाते हैं लॉजिकल के अंदर। लॉजिकल का नाम भी मैं क्या कर देता हूँ, लॉजिकल कर देता हूँ। यहाँ भी लॉजिकल, यहाँ भी लॉजिकल, और ऐप में वापस जाएंगे तो यहाँ भी रन टाइम के बाद कॉल कर लेंगे लॉजिकल को, और रन टाइम के साथ साथ इंपोर्ट कर लेंगे लॉजिकल को, है ना। देखिए क्योंकि लगातार अपने आप सेव कर रहा है तो बहुत सारे एरर सेव तब देता जा रहा है जब मैं कोड चेंजेस ही कर रहा हूँ, है ना। ये हो गया, हमने रन टाइम वाले को क्या कर लिया है, रन टाइम वाला भी बार बार हमको एरर देता रहेगा, तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, वापस जाकर ऐप के अंदर रन टाइम वाले को भी फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं कि रन टाइम भी नहीं चलाइए। तो सिंटेक्स और रन टाइम को फिलहाल बंद कर देते हैं, पैकेट और जेसन को बंद कर देते हैं। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए क्या हो रहा है। नम इज नॉट अ फंक्शन लॉजिकल के अंदर भी। अच्छा, हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ भी नम वाला कोड लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर से इसने रीस्टार्ट कर दिया, अभी क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ से, तो अभी पॉज करेगा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। अब जो हमने कोड यहाँ लिखा था वो यहाँ पर मैं आके लिख लेता हूँ अपने लॉजिकल के अंदर। मैंने क्या लिखा है, मैंने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट नम इक्वल टू 5, इफ नम इक्वल टू 10, तो आप क्या करिए, कंसोल डॉट लॉग नम प्रिंट कर दीजिए, है ना। एल्स कंसोल डॉट लॉग num is not 10, है ना। हमने ये प्रिंट कर दिया। यहाँ आकर मैं क्या करता हूँ, अपनी रिक्वेस्ट दोबारा भेज देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है ये, अच्छा मैंने कॉन्स्ट दे दिया एक्चुअली यहाँ पर, इसको मैं लेट दे देता हूँ। फिर से रन कर लेते हैं, फिर से रन किया तो देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, जबकि नम तो मेरा 5 था। आना प्रिंट क्या होना चाहिए था, नम इज नॉट 10। देखिए बेसिक चीज़ आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पॉट कर ली होगी, यहाँ हमने डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू दे दिया है। तो ये कंपैरिजन की जगह क्या हो गया, ये असाइनमेंट हो गया गलती से। पर देखिए जब ये कोड चल रहा होगा ना तो बाद में समझ नहीं आता कई बार कि यार ये कंडीशन चल क्यों नहीं रही है, कंडीशन चल क्यों नहीं रही है, ऐसे ये कोड यहाँ पर कैसे जा रहा है, हर केस में यहाँ कैसे चला जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं जा रहा है ना। अब ये तो बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कई बार लॉजिकल एरर्स हो जाती है ना। तो एक लॉजिकल एरर ये है। अगली लॉजिकल एरर अगर हम देखेंगे तो अगली लॉजिकल एरर हमारे पास क्या है, हमने एक एरे बनाया हुआ है ना। एक एरे है, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ कर दी, हमने लेस देन इक्वल टू लेंथ के लिए चला दिया है। क्योंकि लेस देन इक्वल टू लेंथ के लिए चला दिया तो एक एलिमेंट हमेशा बाद में अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा होगा, तो कई बार समझ ही नहीं आता कि एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ से ऐड हो गया। हर बार आप प्रिंट भी नहीं कर रहे होते, कहीं डेटा लगाकर भेज रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उसके बेसिस पर समझ नहीं आता क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है 105, जबकि आना चाहिए था 15। ऐसा क्यों, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, उनको ऐड किया तो उसने क्या किया, अपकास्ट कर दिया, जो आपका नंबर था पहले उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को ऐड करके कॉन्कैटिनेट कर दिया ऐड करने की जगह, और आपको रिजल्ट मिल गया 105, जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 15, है ना। तो देखिए हमने लॉजिकल एरर्स वगैरह देख तो ली कि लॉजिकल एरर होती क्या है। अब मान लीजिए मेरे कोड में कोई एरर आ रही है, यहाँ तो हमने एरर से स्टार्ट किया, अभी मुझे पता चलेगा कि यार सब ठीक से चल नहीं रहा है, कोई लॉजिकल एरर शायद आ रही है, अब मैं उसको फिक्स कैसे करूँ, उसको पकड़ूं कैसे। तो देखिए वहां पर आता है हमारा डीबगर। तो अब हम देखेंगे कि डीबगर को हमको कैसे यूज करना है, डीबगर का मतलब क्या है, और ये टूल हमको कैसे हेल्प करेगा हमारी लॉजिकल एरर्स पकड़ने के लिए, है ना। तो वापस आ जाते हैं हम अपने आईडी पर, है ना। यहाँ पर देखिए लॉजिकल में हमने एक लॉजिकल एरर करा हुआ है, हमको आ जाना अपने एंट्री पॉइंट पर यानी app.js पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। app.js पर आ जाएंगे, जो हमारा भी सर्वर चल रहा है इसको आप बंद कर दीजिए, है ना। कंट्रोल सी करके किल करके इसको, जो भी आपका सर्वर चल रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद app.js पर आना है और यहाँ आना है रन के अंदर, और रन में हम क्लिक करेंगे स्टार्ट डीबगिंग। देखिए पहला स्टेप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने स्पेसिफिकली इसलिए आपके नोट्स में एक एक स्टेप दे दिया है कि हर चीज़ के लिए आपको हमेशा बाद में वीडियो ना खोल कर देखना पड़े या याद ना आए। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक वीडियो के नीचे है, तो आपको एग्जैक्टली ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है आगे तक हमने पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। और देखिए ऑप्शन बाद में जब आप अगर ये थोड़ा दिन बाद देख रहे हैं, आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर देख रहे हैं, तो थोड़ा चेंज हो सकता है, बट आपको क्या करना है, स्टार्ट डिबगिंग जहां पर भी लिखा हुआ है वो आपको फाइंड करने की कोशिश करना है ना। तो रन के अंदर मैं गया और स्टार्ट डिबगिंग पर मैंने क्लिक कर दिया, लेफ्ट में मैंने अपना app.js जो मेरा एंट्री फाइल है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मुझे यहाँ कर क्या करना है, रन पर मुझे क्लिक करना है स्टार्ट डिबगिंग। तो आप पहले ऐप साइड में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे रन के अंदर, और रन के अंदर आपको करना है स्टार्ट डिबगिंग। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट डिबगिंग करेंगे ना, तो यहाँ हमने स्टेप दिखाया हुआ है आपको, इस तरह का एक कंसोल आएगा सेलेक्ट करने के लिए। तो वहां आपको क्या सेलेक्ट करना है, वहां आपको Node.js सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली। कहां पर आएगा, ऊपर सर्च बार के पास ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा होगा। आपको Node.js सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम ये डिबगिंग कहाँ करना चाह रहे हैं, Node.js में यहीं पर करना चाह रहे हैं। देखिए हम अपने VS कोड में तो बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। तो यहाँ हम इसको बताएंगे कि ये जो डिबगिंग हम करना चाह रहे हैं अपने Node.js टाइप से ही, यहीं अपने IDE के अंदर ही यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो Node.js आप सेलेक्ट कर देंगे, है ना। Node.js हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस टाइप का एक बार आपको यहाँ पर आकर दिख जाता है। फिलहाल इसको आप ये
स्टॉप कर सकते हैं ना, स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है मेनली, मैं चाहता हूं यहां पर देखना कि कोड कैसे आएगा। अब देखिए आप ये बोलना तो आसान है कि एक तरह से डिबगिंग का मतलब है ऑब्जर्व करना कोड को। तो कोई बोल रहा है मैं कोड रन कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। भाई हजारों लाखों इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड चलते हैं, मैं कैसे उसको ऑब्जर्व करूंगा, कैसे देखूंगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है किस चीज का, ब्रेक पॉइंट का। ब्रेक पॉइंट का क्या मतलब है, आप यहां पर किसी भी लाइन पर आकर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं और कोड एग्जीक्यूट होते हुए उस लाइन पर आकर रुक जाएगा, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आपको उस लाइन पर जो भी एनालाइज करना है, जो भी देखना है, वो क्या क्या हम देख सकते हैं वो हम देख रहे होंगे। बट ब्रेक पॉइंट का मतलब है कोड को यहां पर लाकर रोक देना। तो मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कोड को इस लाइन नंबर 3 पर रोक देना। तो देखिए लाइन नंबर 3 पर आते ही लेफ्ट में हल्का सा रेड डॉट दिखने लगता है, मैं जिस भी लाइन पर जा रहा हूँ। यहाँ लेफ्ट में आकर इस डॉट पर आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ ब्रेक पॉइंट ऐड हो गया। यानी अब जब कोड आ रहा होगा तो आकर इस लाइन पर वो रुक जाएगा। यहाँ मैंने एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया है। वापस ऐप के पास जाते हैं, यहाँ आ गए, ऐप पर ब्रेक पॉइंट मैंने लगा दिया। फिर आप क्या कर रहे होंगे, फिर से रन स्टार्ट डिबगिंग, इसका जो शॉर्ट कमांड है आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, इसने सर्वर हमारा खुद से चला दिया है, लिखा आ गया लोकल होस्ट 3002 पर सर्वर स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए यहाँ 3002 पर फिर से सर्वर चला लेता हूँ, एंटर दबाया। अब देखिए रिक्वेस्ट क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंटर दबाया रिक्वेस्ट आई होगी ऐप.js के पास। ऐप.js ने ये काम किया, लॉजिकल को कॉल किया, लॉजिकल के पास हम अंदर आ गए। यहाँ हमने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था तो कोड भी यहीं पर रुक गया। देखिए कंसोल में भी कुछ आया नहीं है ना। तो ये हमारा स्लैश गेट तो आ गया, बट उसके बाद अभी ये ना 10 प्रिंट हुआ ना मिस 10 प्रिंट हुआ, ये यहाँ पर आकर रुक गया। तो ये ब्रेक पॉइंट लगाना कैसे है और इस टूल बार को कैसे यूज करना है, अब हम ये देख रहे होंगे। तो ब्रेक पॉइंट लगाना तो हमने देख लिया। अब ये जो टूल बार है इसका क्या मतलब है, ये हम देख लेते हैं। देखिए ये है प्ले बटन हमारा, जिसको आप बोलते हैं या कंटिन्यू बटन। इसका मतलब है कि ठीक है मैंने इस ब्रेक पॉइंट पर जो करना था कर लिया, आगे बढ़ा दीजिए, इस ब्रेक पॉइंट को छोड़ दीजिए। ये क्या है, ये है कि नेक्स्ट लाइन पर जाओ। अब मैं यहां पर तो रुक गया, अब एक काम करो नेक्स्ट लाइन पर जाओ, मुझे दिखाओ इस लाइन के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैं जैसे ही मान लीजिए इसको दबाऊंगा तो देखिए इसके बाद तो अब ये जो कंट्रोल है नेक्स्ट लाइन पर आ गया है ना। हम जैसे जैसे इसको दबाएंगे उससे नेक्स्ट लाइन पर जाता रहेगा। इसके बाद ये बोल रहा है देखिए सीधे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं इसके बाद। तो आपको अगर एक एक लाइन मॉनिटर करना है तो आप इसको दबा सकते हैं। ये क्या करता है, ये भी जाता तो नेक्स्ट लाइन पर ही है, बट अगर अब यहां मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने क्या किया है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल हुआ होगा। अगर आप इसको दबा रहे हैं तो फिर कंसोल लॉग फंक्शन के अंदर चला जाएगा कि कंसोल लॉग में अंदर क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है ना। ये आप कम यूज कर रहे होते हैं। अगर उस फंक्शन कॉल के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप जनरली इसको लगा रहे होते हैं। ये क्या करता है, स्टेप आउट कर देता है, उस फंक्शन के ही बाहर निकल जाता है। आप बोल रहे हो इस फंक्शन से बाहर निकल जाओ, और ये क्या है, ये आपको पुराने यानी वापस रीस्टार्ट अगर आपको करना है उसके लिए यूज होता है। ये आपको करना होता है कि डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मुझे आगे डिबगिंग नहीं करनी। तो ये टूल बार हमने यूज करना सीख लिया है। टूल बार कैसे यूज करना है, अभी होवर क्या बोल रहा है, जब भी डिबगिंग हो रही है आप किसी भी चीज पर जाकर होवर कर सकते हैं ना, किसी भी वेरिएबल पर जाकर। अभी तो देखिए फंक्शन बंद हो चुका है, बट अदरवाइज आप किसी पे भी जाकर होवर कर सकते हैं। मान लीजिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पर app.js को सेलेक्ट करता हूँ, फिर से रन स्टार्ट डिबगिंग कर देता हूँ, है ना। फिर से रन स्टार्ट डिबगिंग किया, मेरे ब्राउजर ने फिर से रिक्वेस्ट भेज दी, हम फिर से यहाँ पर आ गए। अब देखिए मैं आकर अगर नम के ऊपर होवर करता हूँ तो ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है कि नम की वैल्यू इस समय 5 है। आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर जाकर होवर करके देख सकते हैं। बहुत सारी होवर मतलब बस माउस उसके ऊपर ले जाना और वो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको दिखाने लगता है। तो होवरिंग जो है बहुत अच्छा फीचर होता है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर किया तो बहुत सारी चीजें दिखाने लगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, उस वेरिएबल के बारे में। आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बस माउस उसके ऊपर ले जाएं, आपको उसकी वैल्यू दिख जाती है। तो होवर कैसे करना है ये भी हमने देख लिया। डीबग पैनल साइड में खुला हुआ है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। डीबग पैनल खुल गया है, देखिए यहाँ लोकल वेरिएबल्स दिखा रहा है, कोई ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे तो उनकी भी ये लिस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, कौन कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। आप यहाँ जाकर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ साथ में लेफ्ट में कॉल स्टैक दिखा रहा होता है। कॉल स्टैक का मतलब क्या, हमने स्टैक समझा था कि एक के ऊपर एक किस तरह से फंक्शन कॉल्स लगते हैं, है ना। हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा है वहां पर हमने क्लोजली इसको समझा है। तो यहाँ पर भी जो फंक्शन जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है दिखा रहा है, कोई एनोनिमस फंक्शन है, उसने हमारे लॉजिकल फंक्शन को कॉल किया है, तो पूरा स्टैक भी यहाँ पर बन जाता है। आपको देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ साइड में आपके ब्रेक पॉइंट्स की लिस्ट दिखती है, लोडेड स्क्रिप्ट दिखती है, तो बहुत सारी चीजें, पूरा का पूरा पैनल आपके लिए खुल जाता है, जो आपको डिबगिंग करने में, चीजें देखने में, चीजों को समझने में काफी ज्यादा हेल्प आपकी कर रहा होता है ना। तो डिबग पैनल कैसे यूज करना है ये भी हमने देख लिया, यहाँ किस चीज का क्या मतलब ये भी हमने समझने की कोशिश की। साथ में एक ये स्टेप और है, क्या है, डीबग कंसोल। डीबग कंसोल क्या है, देखिए नीचे ये कंसोल खुल गया है। यहाँ पर अब मैं जैसे जावास्क्रिप्ट में हम ब्राउजर के अंदर कंसोल खोलते थे, ये वही कंसोल है। यानी मैं मान लीजिए अगर यहाँ नम लिखकर एंटर दबाऊं तो यहाँ वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी इस समय मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, है ना। मान लीजिए मैं लिखना चाह रहा हूँ कंसोल, वैसे तो ये ऑलरेडी उस मोड में कि बार बार बेसिकली आपको रेप्लिकेट करके दिखा रहा है, बट आप कंसोल
log 5 करेंगे तो 5 आपका log हो जाएगा, यानी जो भी आप यहाँ जावास्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं इस डीबग कंसोल में वो आप चलाकर देख सकते हैं। इन ये वेरिएबल सारे आपके स्कोप में रहते हैं, या जो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ खेलना चाह रहे हैं उस वेरिएबल के साथ भी आप खेल सकते हैं। एक चीज और, आप यहाँ आकर इन वेरिएबल्स की वैल्यू डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए नम की वैल्यू 5 है, मैं कह रहा हूँ यार जरा इसको 10 कर दो, मैं 10 के लिए ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि कोड आगे किस तरह से चलेगा, है ना। तो अब अगर मैं क्या करूंगा, इसको मैं आगे के लिए रन कर दूंगा। अच्छा 10 तो ये ऑलरेडी असाइन होने वाला था, मान लीजिए मैं इसको 20 असाइन कर देता हूँ, है ना। मैंने इसको 20 असाइन कर दिया, फिर मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। अब मैं उसके बाद नम की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, नम की वैल्यू क्या है, फिर से 10 हो गई। क्यों? क्योंकि ये अभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, मैंने 20 सेट की, इसने फिर से 10 सेट कर दी। मैं बोलूँ चलो एक काम करो, इसकी वैल्यू दोबारा से 20 सेट कर दीजिए, फिर से इसने वैल्यू 20 सेट कर दी। मैं कहूंगा अब नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, तो देखिए स्क्रीन पर अब वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 20, क्योंकि नम की वैल्यू मैंने 20 कर दी है। तो जब आप यहाँ नीचे कुछ भी चेंज करते हैं तो ये चेंज सिर्फ यहीं पर रहता है, सिर्फ आप एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। बट यहाँ लेफ्ट में वेरिएबल्स के पैनल में आके आप जिस भी चीज की वैल्यू चेंज करना चाहें, चीजों के साथ खेलना चाहें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ देखना बड़ा आसान हो जाता है कि अच्छा नम की वैल्यू 5 है। आप मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं कि यार नम इक्वल टू 10 आता क्या है, नम इक्वल टू 10 क्या आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो 10 आ रहा है, ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है, ये तो 10 आ रहा है, ट्रू आ रहा है, इसलिए ये इसके अंदर जा रहा है ना। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर आकर अपने कोड को डिबग कर सकते हैं यूजिंग डिबग कंसोल। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर आपको समझनी है, जब आप एसिंक कोड के साथ ही अपना डिबगिंग करेंगे, तो मैंने लॉजिकल एरर बनाया हुआ है, काफी सिंपल हमारा यहाँ पर कोड है। मैं एक काम करता हूँ, जो हम पहले कर रहे थे है ना, वो वाला मॉड्यूल भी हम यहीं पर लेकर आ जाते हैं। ये फिलहाल डिबगिंग में बंद कर देता हूँ, वापस फाइल्स खोलते हैं, है ना। जहां हमने यूजर बनाया था, है ना, कहीं पर से भी हम यूजर वाला जो कोड है वो उठा लेते हैं। देखिए यूजर वाले कोड में क्या हो रहा है, काफी ज्यादा एसिंक कोड है ना। मैं ये पूरा का पूरा जो यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं ले आता हूँ कहाँ पर, हमारे नए वाले मॉड्यूल में यूजर को भी हम ले आते हैं। और हम क्या करेंगे, देखिए यूजर का हमने ये तो यूज कर लिया, ये जो इसका ऐप डॉट जेएस है जहां पर हम ये पूरा रिक्वेस्ट हैंडलर यूजर को पास कर रहे थे, ये भी मैं कॉपी करके ले आता हूँ। अभी चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको पुराना नहीं भी याद आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये जो क्रिएट सर्वर का हमने कोड लिखा था इस पूरे को हमने कर दिया कमेंट, है ना। और यहाँ पर बोला भाई ये काम करो, यूजर को भी इंपोर्ट कर लो, ये जो यूजर फाइल में लेकर आया हूँ, और सारी रिक्वेस्ट यूजर को पास कर देना। यूजर क्या कर रहा है, यूजर जो हमने पहले सब लगाया था, स्लैश करोगे तो आपको एक फॉर्म बना कर देगा, है ना। सबमिट डिटेल्स जब आप कर रहे होंगे तो क्या करेगा, अलग अलग यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टार्ट एंड वगैरह ये कर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक मान लीजिए ब्रेक पॉइंट में यहाँ पर लगा देता हूँ, है ना। हर रिक्वेस्ट के अंदर, हर टाइप की रिक्वेस्ट के अंदर एक एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, है ना। और यहाँ पहले एरर समझने की कोशिश करते हैं, इसको मैं एक नंबर छोटा कर देता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा बेटर कंट्रोल में रहे, है ना। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम होने क्या वाली है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से ऐप डॉट जेएस पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे, रन स्टार्ट डिबगिंग करेंगे। तो देखिए स्टार्ट डिबगिंग हमने कर दिया, जो सर्वर है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसको रिक्वेस्ट को दोबारा भेज देते हैं, देखिए स्लैश होम पर आए तो रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर हमारी रिक्वेस्ट आ गई, अभी ये रिस्पॉन्स चलने वाला है। मैं बोलता हूँ चलो आगे बढ़ जाओ, मेरे अगर मैं एक एक लाइन आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक एक लाइन भी आगे बढ़ा सकता हूँ, पर बोलता हूँ यार आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं देखना चाहता। ये आगे बढ़ गया है, बोल रहा है ये एल्स के अंदर आ गया है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, एल्स के अंदर क्यों आया, क्या हमने वहां से रिटर्न नहीं किया। अच्छा ये जो हमारा फेविकॉन वाला रिक्वेस्ट है, कोई वो रिक्वेस्ट आया हुआ होगा, है ना। एक बार इसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ कर देखते हैं। देखिए ये मेरा जो रिक्वेस्ट है तो ठीक से आ गया, एक बार इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। प्रशांत जैन, वो दूसरी रिक्वेस्ट आई होगी एल्स में, जो फेविकॉन की एक डिफॉल्ट रिक्वेस्ट आती है। प्रशांत जैन मेल करते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब देखिए सबमिट किया तो इस बार हम इस वाली रिक्वेस्ट के अंदर आ गए। बट अब आपको एक बात समझनी है, मैं जैसे ही बॉडी से कहूंगा कि नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोल रहा है ये लिसनर मुझे लगाना है। इसके बाद जाएंगे तो ये बोल रहा है ये लिसनर लगाना है, अभी कॉल नहीं हुए हैं, तो इनमें से किसी भी लाइन को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिंक कोड में मुझे उन कॉलबैक्स के अंदर फिर से ब्रेक पॉइंट लगाने पड़ेंगे। यहां भी मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और यहां भी मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। अब मैं फिर से इसको बोलूंगा नेक्स्ट स्टेप, तो देखिए तो लिसनर लगाकर निकल गया, बाहर चला गया। मैं बोलूंगा चलो आगे बढ़ जाओ, फिर ये दोबारा डीबगर पॉइंट पर आया, बोल रहा है अब आपका ये कॉल बैक भी कॉल हो गया है। चलो मैं बोलता हूँ यहां से भी निकल जाओ, अब एंड वाला कॉल बैक कॉल हो गया है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप गया। अब देखिए जैसे ही मैं राइट फाइल करूंगा फिर से सेम काम होने वाला है। अभी अगर मैं राइट फाइल से नेक्स्ट स्टेप बोलूंगा तो ये आगे निकल जाएगा मेरा कोड। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तो कॉल बैक है जो बाद में कॉल होने वाला है जब फाइल राइट हो चुकी होगी। तो एसिंक कोड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप डीबग कर रहे हैं तो हर कॉल बैक में आप डीबग पॉइंट लगाएं, ये ना सोचें कि तो स्किप करके निकल जा रहा है, चल ही नहीं रहा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से मैं नेक्स्ट भगा देता हूं, फिर इस कॉल बैक के अंदर ही आया, तब आप एक एक लाइन इसको यहाँ पर चला पाएंगे। तो आपको इससे समझ आएगा। देखिए वापस फिर से होम पर आ गया क्योंकि हमने उसको रिडायरेक्ट किया होगा, है ना। और फिर से फेविकॉन की रिक्वेस्ट मांगने आ गया क्योंकि फेविकॉन आया होगा। तो यहाँ पर आप क्या समझ गए कि एसिंक कोड के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, हर कॉल बैक के अंदर मुझे अलग से यहाँ पर क्या लगाने पड़ते हैं, जो डीबग पॉइंट्स में लगा रहा हूँ वो मुझे अलग अलग यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अब एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं कि ये जो
हम डीबग कर रहे हैं, ये हम नोडमोन के साथ रीस्टार्ट कैसे होगा। यानी अभी अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर आकर कोई चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर क्या चेंज कर देता हूँ, ये जो कंसोल लॉग है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, है ना। मैं क्या करता हूँ, बीच में से और यहाँ से कुछ कुछ कोड उठाकर डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो चलाता हूँ, है ना। हम यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, फिर से होम पर चले जाते हैं। अब देखिए कहाँ आकर रुका, डायरेक्टली लाइन नंबर 6 पर कहीं दिखा रहा है कि ये तो यहाँ आकर रुक रहा है। क्यों? क्योंकि जो कोड चेंजेस हमने किए ना, वो डीबगर को नहीं पता चला कि कोड चेंजेस हो गए। हम नोडमोन से तो चला नहीं रहे, अब तो हमने नोडमोन से चलाया ही नहीं, कोड हमने कैसे चलाया, हमने तो स्टार्ट डीबगिंग किया है, तो नोडमोन तो बीच में आया ही नहीं। तो इस सर्वर को पता ही नहीं चला कि भैया ये रीस्टार्ट हमको करना था। तो हमको इसको भी नोडमोन के साथ चलाना है कि भाई मैं जब भी कोड चेंजेस करूं तो डीबग पॉइंट्स भी अपने आप चेंज हो जाने चाहिए। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए थोड़ी एडवांस चीज़ है, आप नहीं भी करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट हमको पता होना चाहिए कि ये भी पॉसिबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं रन के अंदर आऊंगा और करूंगा ऐड कॉन्फ़िगरेशन। तो रन के अंदर आएंगे, बोलेंगे ऐड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये क्या बोलना है हमको, भाई नोड.जेएस की कॉन्फ़िगरेशन हमको ऐड करनी है, तो नोड.जेएस की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दीजिए। तो देखिए इस टाइप का आपका एक फाइल खुल जाएगा। इस फाइल के अंदर हम क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, ये 3 ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं। रीस्टार्ट ट्रू, यानी हर बार आपको रीस्टार्ट कर देना है चेंजेस होने पर। और रन टाइम एग्जीक्यूटेबल मेरा क्या होना चाहिए, नोड की जगह नोडमोन होना चाहिए। कंसोल भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल है ना, वहीं पर मेरे चेंजेस आप दिखाइए, है ना। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये तीनों चीजें ऐड कर देता हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले रीस्टार्ट ट्रू मुझे बोलना है, रीस्टार्ट ट्रू करना है ना। रीस्टार्ट की वैल्यू मैंने दे दी ट्रू। रन टाइम एग्जीक्यूटेबल की वैल्यू मुझे देनी है नोडमोन, आपको यूज करना है। हम इसको बोलना चाह रहे हैं रन टाइम एग्जीक्यूटेबल की क्या वैल्यू होनी चाहिए, नोड डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मैं उसको चेंज करके क्या कर रहा हूँ, नोडमोन कर रहा हूँ। और हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट चीज हमको क्या चेंज करनी है, लास्ट चीज हमको चेंज करनी है कंसोल की, क्या कंसोल यूज होना चाहिए डिबगिंग के लिए भी। तो आप इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल टर्मिनल, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इंटरनल कंसोल, क्या यूज होना चाहिए। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ इंटीग्रेटेड टर्मिनल मेरा यूज होना चाहिए। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या, आप अलग से भी फाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड कॉन्फ़िगरेशन करके भी ऐड कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली इस फाइल को चेंज भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट दैट इज फाइन। तो डायरेक्ट फाइल चेंज करना आसान है, कोड हम डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा अगर यहाँ पर आ जाता हूँ और फिर से मैं app.js पर आता हूँ, पुराने वाला हम बंद कर देते हैं, app.js पर आता हूँ, फिर से मैं करता हूँ रन स्टार्ट डिबगिंग, है ना। और फिर से हम आ जाते हैं अपने launch.js के अंदर, माफ कीजिएगा सॉरी, हम आ जाते हैं अपने app.js के अंदर, है ना। और यहाँ पर हम आकर देखेंगे तो देखिए रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर हम जाते हैं, देखिए जो हमारे ब्रेक पॉइंट्स थे वो भी डिसेबल हो गए हैं। क्यों, हमने फाइल चेंजेस कर दिए, तो हमारे जो पॉइंट्स थे वो डिसेबल हो गए हैं। जो पुराना कोड है वो वापस ले आता हूँ। आप यहाँ पर आकर अब दोबारा नए ब्रेक पॉइंट्स अगर आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, है ना। तो हमारा जो, मैं स्टार्ट डिबगिंग कर लूंगा। अच्छा ये बोल रहा है ये तो ऑलरेडी रन हो रहा है, इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे पुराने ब्रेक पॉइंट्स थे वो हमको डिसेबल दिख रहे हैं, बट हम अपना पुराना कोड लाकर उनको अनेबल कर सकते हैं। साथ साथ देखिए अब टर्मिनल भी मेरा कौन सा यूज होना शुरू हो जाएगा, जो मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल है वो मेरा यूज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसके साथ इसको करना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, डिबगिंग आपको हर बार नहीं करनी है ना। मैं भी पर्सनली वैसे प्रेफर नहीं करता हूँ कि हर बार मेरा, मैं डिबगिंग जो है वो हर बार रीस्टार्ट करूँ। अगर मैं कोड चेंजेस कर रहा हूँ तो डिबगिंग में रीस्टार्ट कर लूंगा, इसके साथ मैं करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट इट्स अप टू यू, ये ऑप्शन है, मुझे बताना है आपको। अब देखिए आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपको ये वाला कोड लेना है ना, ये पूरा का पूरा कोड अपने आईडीई में डालना है, और उसके बाद आपको उसको डिबग करना है, फिक्स करने की कोशिश करनी है, इन टूल्स को अपने यूज करने की कोशिश करनी है, और लॉजिकल एरर जो है वो फाइंड करना है ना। एक बार पॉज कर लीजिए, ट्राई करके देखिए, उसके बाद मेरे साथ इसको करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है, मैं मानकर चल रहा हूँ आप पॉज करके देख चुके हैं ना। कैलकुलेट एरिया अगर देखेंगे, देखिए हमको क्या करना है, आपको अलग अलग जगह बस ब्रेक पॉइंट लगाना है, उसके बाद फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है यहाँ पर क्या क्या लॉजिकल एरर्स है। तो देखिए एरिया अगर आप देखेंगे, आप बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेंगे कि एरिया क्या होना चाहिए, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होना चाहिए। यहाँ पर क्या गड़बड़ है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो एरिया यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। उसके अगर आप अलावा अगर हम देखेंगे भाई विड्थ और हाइट अगर 10 है, यहाँ देखिए कोई ये जो कैलकुलेट एरिया ये कॉल ही नहीं किया गया एरिया वेरिएबल के लिए, है ना। तो ये भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। नॉर्मल टाइप का एरर है कि एरिया पहले मुझे डिक्लेयर करना चाहिए, जो कैलकुलेट एरिया है उसको मुझे कॉल करना चाहिए, है ना। यहाँ पर ये आपको एरर मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, एरिया इज लार्ज, एरिया इज स्मॉल, दिस इज फाइन। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, नीचे देखिए हाइट प्लस विड्थ अगर ग्रेटर देन, हमने 100 चेक किया, हम बोल रहे हैं एरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो यहाँ पर सेम हमने जो एरर वहां पर की थी वो सेम एरर यहाँ पर कर ली है। अब हमको यहाँ पर आइडियली क्या करना चाहिए, जो एरिया वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया है वही एरिया वेरिएबल हमको यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो बहुत बेसिक सी एरर्स हैं, है ना। ये आप अपने आप एक बार यूज करके चलाकर देख सकते हैं कि आपको एरर्स समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है हम इसको एंड करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देख ली, एरर के टाइप्स क्या हैं, सिंटैक्स, रन टाइम, लॉजिकल एरर समझ के देखी, बनाकर देखी, कुछ कुछ हमारा पुराना मॉड्यूल्स बनाने का, उनको इंपोर्ट करने का रिवीजन भी हो गया।
डिबगर कैसे यूज करना है, एसिंग कोड के साथ स्पेशली कैसे यूज करना है और नोडमोन के साथ कैसे रीस्टार्ट करना है, ये भी हमने देख लिया। अब टूल्स वाला पार्ट ओवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या देख रहे होंगे, एक्सप्रेस जेएस को हम इंस्टॉल करेंगे और अपना काम उससे आसान करने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेस जेएस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।